नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में और बहुत ही खास शो आपके लिए, क्योंकि इस हफ्ते बाजार में बहुत कुछ हुआ है। हम बिल्कुल करीब पहुंचे, टॉप बनाएंगे, फिर उसके बाद काफ़ी उथल पुथल हुई, कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए, उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखा। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि अब यहाँ से मार्केट का आगे रुझान क्या है, IT सेक्टर में क्या हो रहा है। तमाम जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं उन्हीं का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिससे नेक्स्ट वीक के लिए आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या करना है और पूरे हफ्ते का मार्केट समअप आपके लिए हो जाए। तो स्वागत है आपका इस खास शो में। सबसे पहले आपको बता दूं, ऑन द शो आज इस शो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और उस 3 के अलावा फिर चौथा सवाल आपके दिमाग में आएगा नहीं। पहला तो ये कि जो मार्केट में हमने करेक्शन देखा शुक्रवार को, क्या ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है या कोई वार्निंग सिग्नल है, इसको हम लोग डिसाइफर करेंगे अपने गेस्ट के साथ। दूसरा टॉपिक हमारा होगा IT सेक्टर। अब तक जो भी रिजल्ट आए उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन लोगों ने आगे होप रखी कि गाइडेंस अच्छे रखे, मीट कर लेंगे और कमेंट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन इन्फोसिस ने आके पूरा गेम बदल दिया। इन्फोसिस के रिजल्ट उतने अच्छे खराब नहीं थे, लेकिन जो गाइडेंस उन्होंने कट किया ड्रेस्टिकली कि अपने जो पुराना बैंड था उनका, उस बैंड के लोअर से भी लोअर उन्होंने अपना हायर बैंड रखा। ये एक कंसर्न है या उन्होंने बहुत मॉडेस्ट होते हुए एकदम आपकी होप को नीचे कर दिया और यहाँ से वो फिर अच्छा करके दिखाएंगे। इसको समझेंगे कि IT सेक्टर कैसे समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी करेक्शन देखने को मिले। तीसरा टॉपिक होगा कि एक बड़ा नया खिलाड़ी बाज़ार में आ रहा है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दरअसल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फाइनेंशियल आर्म है वो अलग हुआ है। अब वो कुछ समय बाद लिस्टिंग होगी उसकी और एक बड़े प्लेयर के तौर पे वो सामने आएगा। तो इसको समझना है कि जो अभी जिनके पास एक रिलायंस था उनको तो मिल ही गया होगा, बाकी जो लोग इसको लेंगे तो वो इसका बिजनेस क्या होगा, किस तरीके से मार्केट को डिसरप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या इतनी बड़ी पाई है कि उसमें भी ये समाहित हो जाएगा। इन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग, और यही आज के शो का हमारा एजेंडा ऑन द शो है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं परिचय अपने मेहमानों से आपका करा दूं। मेरे साथ दीपन मेहता सर हैं, एलिक्सियर इक्विटीज़ के हेड है। दीपन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और विशेष स्वागत इसलिए कि आप पहली बार हमारे इस शो में शामिल हो रहे हैं मेरे साथ। अरुण मल्होत्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में है, कैपग्रो कैपिटल के पार्टनर हैं और बहुत बढ़िया एक PMS फंड चलाते हैं, तो अरुण जी से समझेंगे। अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बड़े दिन बाद जुड़ रहे हैं और अमेरिका में तस्वीर बदल गई है। आज देखेंगे अनुराग का मूड बदला है कि नहीं। मुस्कुरा तो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद मूड बदल गया होगा। और पंकज जैन जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर SW कैपिटल दिल्ली से। दिल्ली जहां पे अभी कुछ समय पहले तक बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति थी, लेकिन अब सुधर गई है, तो उनसे भी बातचीत होगी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपन सर, एक एक टॉपिक लेते हैं। पहला तो सवाल मार्केट का है। ये जो शुक्रवार को एक बड़ा करेक्शन हमने देखा, क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या एक वार्निंग सिग्नल है, क्या है, इसको कैसे हम लोग समझें? धन्यवाद और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए आभार। वेरी प्रिविलेज टू बी ओवर हियर। देखिए, एक माइनर करेक्शन है, देयर इज नथिंग मेजर। ऐसे 100-200 निफ्टी पॉइंट तो कैन गो ऑन अ डाइम ऑल्सो। सो इतना ज़्यादा इन्वेस्टर को या ट्रेडर को रीड नहीं करना चाहिए। हाँ, आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट ऑफ कोर्स हैज बीन इन्फोसिस रिजल्ट, और इन्फोसिस की जो वेटेज रहती है उसके साथ में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज की वेटेज रहती है इंडाइसिस में, उसके कारण से वी हैव सीन दिस करेक्शन ऑन फ्राइडे। और ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है टू क्लासिफाई इट एज अ हेल्दी करेक्शन और टू क्लासिफाई इट एज अ एंड ऑफ दिस फेज ऑफ द बुल मार्केट। ये एक मामूली सी इंट्राडे करेक्शन है जो कभी भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, जो अंडरलाइंग फाउंडेशन है इस बुल मार्केट का, वो एकदम इंटैक्ट है। दैट इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये 20,000 का जो पड़ाव है इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और शायद इसके ऊपर भी और मार्केट जा सकता है अगले कुछ महीनों में। सो वी आर इन फॉर वेरी गुड टाइम। और इसी समय के लिए तो हम लोग 3-4 साल तक वेट करते हैं कि ऐसे 3-4 महीने आ जाते हैं जहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी की इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्लाइंट के पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज आर डूइंग वेरी वेल, बिकॉज जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक में जो तेजी आई है उसकी वजह से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत ही अच्छी तरीके से सुधर गए हैं। दीपन सर, लोग इस बात पे बड़े चिंतित थे कि जैसे पॉलीकैब जैसा स्टॉक देखिए, और रिजल्ट्स के बाद से ऐसी तूफानी उसने तेजी दिखाई, बोला अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये एकदम मतलब रुक ही नहीं रहा है। वो एक एक दिन में
इतने बड़े साइज का स्टॉक 10% चल रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा था क्या? नहीं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर 10-15% का परसेंटेज का मूव तो कभी भी कोई भी स्टॉक में आ सकता है। और तो अगर कुछ न्यूज फ्लो है तो जरूर से स्टॉक मूव होता है। और ये भी समझना जरूरी है कि बहुत सारे डे ट्रेडर्स भी एक्टिव है, और अगर उनको एक ट्रेंड मिल जाती है कोई एक स्टॉक में, तो देन ऑटोमेटिकली दे आर ट्राइंग टू राइड दैट पर्टिकुलर ट्रेंड एज वेल। सो ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है मार्केट्स में। मार्केट्स ऐसे ही रहता है, मिड कैप स्टॉक्स ऐसे ही 10-15% अप मूव या करेक्शन होता है, एंड दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास पॉली कैप के शेयर्स है तो एंजॉय दी अप मूव अप। दीज आर द फ्यू स्टॉक व्हिच हैव कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। अर्ली सीजन है अभी, अर्ली टाइम्स है इस अर्निंग सीजन के। दीज आर द स्टॉक्स कम विद गुड नंबर्स एंड मार्केट इज रिवॉर्डिंग देम। ओके, तो घबराने की कोई चिंता नहीं। अरुण जी, आपको कुछ चिंता हुई थी क्या? आई थिंक मार्केट जब मार्च से अगर आप अब तक क्वार्टर देखें तो लास्ट 3 महीने में मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है, और ये मूव में काफी ब्रेथ है, काफी स्टॉक्स ऊपर गए हैं 25-30%, 40%। सो ये करेक्शंस एक्चुअली मार्केट के लिए काफी हेल्दी हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो लार्ज कैप इन्फोसिस कंपनी है जिसमें 1%, 2%, 3%, वो एक्चुअली में यूएस में देयर इज प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है जहां पर लार्ज डील साइन नहीं हो पा रही हैं। और इन्फोसिस मैनेजमेंट हमेशा, इफ यू सी द पास्ट 20 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, वो हमेशा कंजर्वेटिव रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाइडेंस थोड़ी म्यूटेड दी है, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया है। बट अगर आप देखें सिमिलर सेक्टर में जेंसार ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और मिड कैप कंपनीज ने कहीं ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा ग्रोथ म्यूटेड है, बट स्मॉल कैप कंपनीज जो स्पेशली निच कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ के काफी अच्छे आसार हैं, और वो अभी भी अच्छा कर रही हैं। ये करेक्शंस छोटी बहुत मार्केट में आनी चाहिए। इससे एक तो वीक हैंड्स जो होते हैं, जो बिना कन्विक्शन की खरीद लेते हैं, वो थोड़ा बाहर हो जाते हैं, और जो अच्छे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म रखना होता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वही चीज, अच्छी चीज थोड़े से कम भाव पे खरीद लें। सो वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हुए ये अभी भी करेक्शन है, बुल मार्केट इंटैक्ट है, और इसको अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए अच्छे स्टॉक्स ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में। मार्केट महंगा है, सस्ता है, फेयरली वैल्यूड है, क्या है? मार्केट में ये तीनों चीजें रहती हैं। जब मार्केट नीचे होती है तो अर्निंग्स डिप्रेस्ड होती हैं, बट व्हाट आई कैन टेल यू, नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स हमारे इंडिया की स्टोरी के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। जितने भी अंडरलाइन स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, अब हमें कहीं ना कहीं उन पॉकेट्स में कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है। वो ग्रोथ में अर्निंग्स एक्स्ट्रापोलेट करना या अर्निंग्स एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉट ऑफ कंपनीज जैसे पॉलीकैब ने किया, अर्निंग्स को सरप्राइज किया पॉजिटिवली। ऐसे आप मिड कैप कंपनीज देखते जाएंगे जहां एनालिस्ट से नंबर, प्रोजेक्टेड नंबर से ज्यादा आएंगे, और मार्केट विल कीप रिवॉर्डिंग देम। सो मार्केट हमेशा एक जोन में रहती है। अभी ओवर वैल्यूएशन का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनीज यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न देंगी, एंड दे आर, सम ऑफ देम आर फेयरली वैल्यूड, बट यहाँ से ग्रोथ तेज हो जाएगा। सो अगर आप उनको पेग रेशियो पे देखेंगे, देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में अभी आपको प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके। पेग रेशियो मतलब P/G ग्रोथ। एक्चुअली वाकई बड़ा मार्केट में जिस तरीके के ग्रोथ के ट्रिगर्स दिख रहे हैं, उससे ये बायंसी बिल्ड हो रही है। और मैंने कहीं पढ़ा कि लोगों ने कहा कि यार ये PEV मत देखा करो, है ना। आपने मान लीजिए देखा 25-30 के 4, जैसे IT का ही उदाहरण हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे, उसमें इस P पर भी लोग दम साध के खड़े हुए हैं। इतने करेक्शन के बावजूद इन्फोसिस अभी उस 5 साल के एवरेज के नीचे नहीं गया है। तो P कई बार एक मिसनॉमर होता है, लेकिन ये सारी जो तेजी है ना, वो आई है अमेरिका से। अनुराग जी मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, मूड पहले से मूड बदला आपका कि नहीं बदला? सो नीरज जी, आपको, सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार। अच्छा देखिए, इस पे गेम पे आते हैं। इंडियन मार्केट की आपने बात की ना नीरज, उसमें एक छोटा सा कमेंट ऐड कर दूं। एक तो एक सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज नीरज जी, और जो डिकेडल पॉजिटिव न्यूज है, विच इज जो मोदी साहब की विजिट थी यहाँ पर यूएस में, उसके बाद फ्रांस में भी जो उनको सपोर्ट मिला, अल्टीमेटली लॉट ऑफ मीडिया सर्कल्स on the left of center were surprised here that ये turn of events क्या हुआ। And eventually the conclusion is कि इंडिया की strategic position अब इतनी important है
for these Western powers for for reasons we well know that, enemies are friend, right? So if they have to, compete with China in some sense, they have to, have a presence in India. ये decadal India के लिए, नीरज, economy के लिए बहुत अच्छी खबर है. So at least, it'll all the winds from Western markets will be very supportive towards India. So that's the one positive news, नीरज. यहाँ से शुरू करते हैं. But अब मार्केट्स की बात आती है तो मार्केट थोड़ा इकोनॉमी से अलग है, उनके वैल्यूएशंस अलग चलते हैं. पिछले 2-3 महीने में, नीरज, जो FIIs फ्लोज था वो चाइना में नहीं गया. इफ यू लुक एट द हाई लेवल नंबर्स, तो इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना में अबाउट 40 बिलियन का फ्लो आया, नीरज. एंड चाइना में अबाउट $33 बिलियन का गया है. तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है. इफ यू सी पिछले 1 साल का देखेंगे तो चाइना में इनफ्लोज हुआ, बाकी इमर्जिंग मार्केट से 70-80 बिलियन बाहर गया था. अब ये 40 बिलियन में से करीब 10 से 12 मिलियन करीब इंडिया में, 12 बिलियन इंडिया में आया है. और ये पिछले 2-3 महीने में जो आया है उससे मार्केट में एकदम एक सडनली लेगअप आ गया. बिकॉज अगर FIIs भी खरीदेंगे और DIIs भी खरीदेंगे तो अल्टीमेटली लेगअप मार्केट में सब्सटेंशियली आएगा. ये हमारे मार्केट का, नीरज, एक रिस्क भी है इंडियन मार्केट का, कि द मोमेंट थोड़ी सी भी बाइंग आती है, एवरीथिंग बिकम्स सो एक्सपेंसिव, राइट? अब उस एक्सपेंस पे बाद में बात करेंगे. अब यूएस मार्केट पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. नीरज, ये रैली सरप्राइजिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मार्केट में व्यूज डिवाइडेड हैं. लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज ये सिर्फ 7 स्टॉक्स की रैली होके रह गई. अब ब्रॉडन आउट हो रही है. वी विल नो, टाइम विल टेल कि ब्रॉडन आउट होती है कि नहीं होती है. लेकिन बाकी जो 493 स्टॉक्स हैं उनको भी कुछ करना पड़ेगा. सिर्फ 7 स्टॉक्स पे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं अल्टीमेटली, राइट? और कल 2 नतीजे भी आए टेस्ला के और उन्होंने भी निराश किया. अल्टीमेटली सब सिग्नल मार्केट इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैच दैट जो हाइप हमने AI के नाम पे इम्बाइब कर लिया इन कंपनीज में, प्रॉबेबली वो इतना नियर फ्यूचर में रियलाइज नहीं होगा. एंड देन वैल्यूएशंस माइट हैव टू करेक्ट. 2 रास्ते निकलते हैं यहाँ से, नीरज. या तो rest of the market will catch up, which is financials, discretionary, healthcare, utilities, other real estate, other companies will catch up. और नहीं तो ये 7 स्टॉक्स भी करेक्ट हो जाएंगे तो मार्केट का वैल्यूएशंस थोड़ा रीजनेबल लेवल्स पर आ जाएगा. S&P 500 लॉन्ग टर्म 15x मल्टीपल्स पर चलता है, अब 20x पर आ गया है. अर्निंग्स पिछले साल के मुकाबले देखें तो अभी तक 7% डाउन है. तो ऐसे में मार्केट आगे छलांग लगा रहा है. वो फेडरल रिजर्व के अगेंस्ट में बेट है. हमारी कार्यक्रम के शुरू में थोड़ी चर्चा हो रही थी, तो द डिस्कशन इज के मार्केट बिलीव्स के ये इन्फ्लेशन की बैटल अब ओवर हो गई है, एंड देन दे हैव काइंड ऑफ डिक्लेयर्ड विक्ट्री लिटिल बिट इन एडवांस. बट अगर कोर इन्फ्लेशन देखें, नीरज, तो नंबर बिल्कुल ऑन डॉट कोर सर्विसेज में वहीं का वहीं 4.6 पे बना हुआ है. दैट इज द ओनली नंबर फेडरल रिजर्व लुक्स, एंड वो नंबर बहुत स्टिकी होता है और वो वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट से लिंक्ड होता है. मुझे नहीं लगता, नीरज, के ये रनवे अभी क्लियर है, एंड आई थिंक देयर इज मोर करेक्शन टू हैपन हियर. मतलब आई एम हैप्पी टू टेक मोर क्वेश्चंस, नीरज. आई अंडरस्टैंड ये. लेकिन अनुराग, ये बताइए, जैसे जो आपको फेड है ना, पिछली कमेंट्री मुझे याद है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जो डेफिनेटली 2% का टारगेट अभी पीछे है, लेकिन लैग इम्पैक्ट जो हुआ है जबरदस्त हुआ है. और आप चाहे वो वेज ग्रोथ देखिए, उसमें भी थोड़ा स्लो डाउन आया है. हाउसिंग सेक्टर खास तौर पे रेंटल वाला वो काफ़ी नीचे गया है. यूज्ड कार वाला नीचे गया, जो आपके कंपोनेंट है ज़्यादातर, जहाँ से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था. तो ऐसी उम्मीद बन रही कि मान लीजिए अभी 3% पे आ ही गया है. अगर ये 3% से अब धीरे धीरे गिरना शुरू होता, 0.2% गिरेगा, 2.7, 2.8, 2.9 के आसपास गया, तो शायद फेड को इतनी अब जल्दबाजी नहीं होगी कि नहीं और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ. वो तो मान रहे ना कि एक हाइक और कर दो. मार्केट ने मान लिया, चलो एक और बढ़ा लो आप. तो नीरज, द ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स. एक तो ये 3% को नंबर लेकर के जो मार्केट कैरियड आउट, हमें देखिए, ऐसा नहीं, मार्केट इज ऑल्सो हैज इट सेंस, राइट? और मार्केट में प्लेयर्स हैं तो वो भी कुछ जजमेंट लेते हैं. लेकिन ये 3% नंबर में, नीरज, ये वही है विच इज एट द बैक ऑफ द 9.5% जो हमें एग्जैक्टली 1 साल पहले दिखा. तो उसमें अगर आप कंपोनेंट्स में जाते हैं तो वो सारा एनर्जी एंड यूटिलिटीज का इन्फ्लेशन -20, -25% नंबर आया है, और उसने ओवरऑल इन्फ्लेशन को नलीफाई कर दिया है. एंड दैट्स वेयर यू सी अ 3% नंबर, वेयर एज द कोर इज स्टिल एट 4.6, 4.7. उसको छोड़ के अगर पीसी कोर पे जाए तो नीरज वो तो बहुत ही स्टिकी है. आपने कुछ कंपोनेंट्स की बात की, आई एग्री, यूज्ड कार डाउन होता है, लेकिन हेल्थ केयर इंश्योरेंस बढ़ने लगा है.
हेल्थ केयर जनरली ऑफ एंड ऑन हैज बिकम वेरी स्टिकी. सो वो कोर सर्विसेज कंपोनेंट जो है, एंड यू नो पीपल कैन से कि रेंटल्स डाउन हो गए, बट वी हैव टू सी एग्जैक्टली लास्ट मंथ व्हाट नंबर वाज, जो कि अगर जहां पे बम्प अप हुआ है तो अगले साल 12 महीने बाद वहां पे करेक्शन हो जाएगा. आई डोंट रीड टू मच रिडक्शन इन इन्फ्लेशन बियॉन्ड 4.5%. 4.5% इज वेरी हाई, नीरज. और इस पे आई थिंक वो सितंबर आ रहा है, जैक्सन होल में फिर से मीटिंग होगी. पिछले बार भी मार्केट दौड़ चला था. पॉवेल साहब सितंबर में जैक्सन होल में आए थे और उन्होंने एक छोटा सा नजरिया दिया था. 1 साल हो चुका है नीरज, सिचुएशन तकरीबन वही है. आपकी लैग की बात ठीक है नीरज, बट वो लैग का इम्पैक्ट तो आना है. बाइडेन क्योंकि सबको consumer चुनाव strong है और जीतना है. government strong है. बाइडेन जी को चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना है, ऐसे थोड़ी वो बढ़ा के रख पाएंगे. हाँ, हाँ, वो टाइम भी करीब आ रहा है. तो मुझे लगता है कि ये भी एक कंसिडरेशन होगा. अब इसमें आऊंगा दोबारा, अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे. करेक्ट. जैन साहब, इस फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ से ज्यादा एफआईआई का पैसा आ चुका है अप्रैल से अब तक, और दबादब खरीदे ही जा रहे हैं. वो एक छोटी सी ट्रिगर, मैंने कल ही परसों की घटना है, बड़ी मजेदार. आप लोग देखिए, एप्पल ने कहा कि वो भी एक चैट जीपीटी और बार्ड जैसा कुछ लाने वाले हैं. ये खबर दरअसल उन्होंने कहानी लीक करी किसी ने, वो छप गई. उस खबर का असर ये था कि 167 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप एप्पल में बढ़ गया. हालांकि बाद में ठंडा हो गया, लेकिन आप सोचिए किस तरीके की बयानसी यूएस में है. तो पैसा तो अपने यहाँ दोस्त अभी आएगा. जैन साहब, क्या व्यू आपका? ये जो करेक्शन हुआ ये सब भूल जाइए. 200 पॉइंट क्या होता निफ्टी में, कुछ नहीं. नमस्कार नीरज जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी. देखो, आई थिंक ये जो करेक्शन आया आज 200-250 पॉइंट का, ये हेल्दी भी है और वार्निंग भी है. जो आपका एक आपने टाइटल बनाया, आई थिंक इसमें ये दोनों प्रीफिक्स, दोनों एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. वार्निंग इसलिए है कि जो एक फ्रॉड सा बिल्डअप होता जाता है, जिस तरह से हमने रनअप देखा 19,000 से 20,000 का, जो एक निफ्टी का रनअप 15-20 दिनों में देखा, आई थिंक दैट वाज टू फेरोशियस एंड टू फास्ट. और उसमें कहीं ना कहीं एक लग भी रहा था कि शायद थोड़ा सा फ्रॉड बिल्डअप हो गया. और हेल्दी ठीक है, 200-250 पॉइंट का कोई करेक्शन, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है. एक इसमें अगर थोड़ा सा 100-200 पॉइंट एक्सटेंड भी हो जाता है, मे बी इट कुड बी हेल्दी करेक्शन. बट क्या ये जो एक बुलिश रन चल रहा है, बुलिश फेज चल रहा है, क्या उसका एक सीरियस स्पीड ब्रेकर आ गया है? क्या यहां से एक वी कुड सी अ स्मॉलिश यू ट्रेंड? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं. आई थिंक जो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से आपने एफआईज के भी आंकड़े दिए, जिस तरह का फंड इन्फ्यूजन चल रहा है, चाहे वो एफआईज की तरफ से हो, इवन डोमेस्टिक फंड से भी, ठीक है, दे हैव बीन सेलर इन रीसेंट लास्ट 2-3 डेज, बट जनरली इवन वो भी एग्रेसिव बाइंग साइड पे है. तो जिस तरह से फंड इन्फ्यूजन आ रहा है, आई थिंक दैट विल गो ऑन. और बाय एंड लार्ज अगर हम देखें पिछले 2 क्वार्टर में, अगर रिजल्ट्स की बात करें तो दे हैव बीन बैक बाय रिजल्ट्स. जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है, एक आईटी को आप साइड में रख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू बी डिस्कस, बट ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन प्रीटी गुड. सो ये जो रनअप आया, दिस हैज बीन बैक बाय गुड रिजल्ट्स. मिड कैप कंपनीज ने भी काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं. सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि एक जिस तरह से हमारी एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी है, जिस तरह से पैसा आ रहा है, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जैसे कि हमारे एक कलीग बात कर रहे थे, आई थिंक ये वेस्टर्न नेशंस का, डेवलप्ड नेशंस की अब ये कोई हमारी तरफ फेवर नहीं है कि दे हैव बीन अट्रैक्टेड टू इंडिया. आई थिंक अगले 5 से 10 साल इंडिया में जिस तरह की इकोनॉमिक बूम है, जिस तरह से एक मिडिल क्लास बूम है, जिस तरह से एक हमारी पॉपुलेशन है, आई थिंक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया खुल गई है. और एक जो चाइना +1 फैक्टर है, या टू काउंटर चाइना, बहुत सारे समीकरण इस टाइम चल रहे हैं. सो ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट अभी ग्रो करती रहेगी. अगर अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, अगर मैं बात करूं कि आप अगले 2-3 ऐसे क्या प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं जो अगले 3 से 6 महीने में मार्केट को हाइपोथेटिकली कुछ एक करेक्शन दे सकते हैं, आई वुड पुट इट कि वन हैज टू बी कॉशियस अबाउट यूक्रेन वॉर. यूक्रेन में क्या चल रहा है, आई थिंक मार्केट इस टाइम बिल्कुल इग्नोर कर रही है, और मार्केट मान के चल रही है कि एक जैसे कि एक लॉन्गर टर्म अफगानिस्तान वॉर चल रही थी, मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग वुड कंटिन्यू. अगर उसमें किसी भी तरह का फ्लेयर अप आता है, आई थिंक दैट कुड डिस्टर्ब द ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स. और उसके अलावा आने वाले 5-6 महीने के बाद मेरे को लगता है हमारी मार्केट्स को भी एक जनरल लोकसभा इलेक्शन के कंसर्न्स या नर्वसनेस आ सकते हैं.
I think these are 2 points apart from financials, apart from money flow, which could bother markets in coming time. But all in all, मेरे को लगता है कि जो मार्केट में आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है, it could be a very temporary effect. ठीक है, और ऐसी करेक्शंस फ्रॉड को खत्म करने के लिए आनी भी चाहिए. बट ओवरऑल मार्केट का रुख काफी अग्रेसर है, एंड आई एम प्रीटी बॉयंट अबाउट द मार्केट्स. 18 से 19 पहुंचने में 21 महीने लगे थे, 19 से 20 पहुंचने में 21 दिन. देख रहे हैं सर ये मार्केट इसी तरह है. तो जैसा उन्होंने कहा कि फ्रॉड थोड़ी जो बिल्डअप हो गई थी, ये फ्रॉड थोड़ी सी निकल गई, और जो वीक हैंड्स होते हैं वो जल्दी सबसे पहले निकल जाते हैं. बट स्ट्रक्चरली मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है. ऐसे ही चलता रहेगा. ऐसे ही चलता रहेगा और हेल्दी करेक्शंस आते रहेंगे. अगर आप देखें इंडिया में अभी लास्ट 2-3 से फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे. जैसा पहले 2000 में अगर आपको याद होगा बूम आया था आईटी सेक्टर का, सब Y2K, हर घर से निकल के एक यूएस में आईटी में या तो निकल गया था, आईटी डिग्री कर रहा था या आईटी जॉब ले रहा था. वैसा ही बूम अब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा. और मैन्युफैक्चरिंग और आईटी में फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, आपको प्लांट लगाना है, आपको लोग चाहिए होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंजम्पशन, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा. सो वो मल्टीपल लेवल पे वो आपका ग्रोथ इंपैक्ट होता है. और अगर आप अपना देखेंगे ये जितने भी पीएलआई के जितने इंसेंटिव्स दिए गवर्नमेंट ने, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नेक्स्ट 5-10 साल बूम करेगा. और एक और फैक्टर चाइना, लोग चाइना से कहीं ना कहीं अपना चाइना +1 स्ट्रेटजी पे वर्क हो रहा है. अगर आप कंपनी देखें अपने एक्सपेंशन कर रही हैं, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही हैं, काफी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पर प्रोड्यूस होने लग गए हैं. मोबाइल फोन एप्पल 10,000 करोड़ महीने की सेल हो रही है. तो ये सब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट देखिए लोअर लेवल पे क्या हो रहा है. लोगों को जॉब मिल रही है, लॉजिस्टिक हो रहा है, ग्रोथ हो रही है सब, और जिनके पास जब सबको सैलरी मिलेगी तो कंजम्पशन लेवल उन लोगों का बढ़ेगा. सो इंडिया एज ए होल विल कंटिन्यू टू डू वेल. आई थिंक मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में मतलब 3rd या 4th पोजीशन हम लोगों ने हासिल, 4th पोजीशन में हमने ट्वीट भी किया था. और ये कब स्टार्ट हुआ आप देखिए, 2-3 साल 2 साल मुश्किल पहले. से. इससे पहले कोई बात नहीं करता. So, this is the magnitude of manufacturing or the growth that can actually happen in India. दीपन सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम लोग मजाक में कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी क्या है भाई, 21 दिन में ही आपको 1000 पॉइंट निफ्टी के ऊपर ले जाना है और कूद कूद के खरीदना है, जैसे कल ये भाव मिलेगा ही नहीं. लेकिन शायद उसके पीछे लोगों को ये लगता होगा कि आज नहीं लिया तो हम चूक जाएंगे. हम लोग बार बार ये समझाते भी, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है ना कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जिस तरीके के इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं. आप जीएसटी देखिए 1.5 लाख करोड़ से ऊपर स्टेबलाइज हो गई. एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म की जाती थी कि जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से आपके जीएसटी में एक बड़ा पोर्शन आता है. अब तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया, अब भी वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है. तो शायद मार्केट इस बात को भी सेंस कर रहा होगा, इन्वेस्टर बड़े लोग HNI वगैरह सेंस कर रहे होंगे कि जिस तरह से इकोनॉमी इंडिया की चल रही है उसको अभी नहीं पकड़ा तो शायद आप मिस कर जाएंगे. क्या ये वाली फीलिंग भी है? और सेक्टर रोटेशन पे एक छोटा जवाब चाहिए आपका दीपन सर. सॉरी, आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया. मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये कि क्या सेक्टर रोटेशन एक बड़ी थीम है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी लोग बाइंग कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो? सेक्टर रोटेशन तो होता रहता है, ये कुछ नई बात नहीं है मार्केट्स में. द नेचुरल प्रोसेस. कुछ कुछ सेक्टर्स जो परफॉर्म नहीं होते हैं, दे गो ऑफ द बाइंग लिस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड न्यू सेक्टर्स कम इन. बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि सेक्टर रोटेशन का मार्केट की मूवमेंट से क्या कनेक्शन है. आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे सेक्टर्स की ट्रेंड्स अच्छी है, and that's why we are seeing across the board bull market in so many sectors. और एक नैरो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले भी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ 8-10 स्टॉक कैन टेक द सेंसेक्स निफ्टी अप if their weightage is very high, but that is not the case this time. What we are observing is that many stocks are doing very well. They are at new highs, new 52-week highs, and fundamentals भी कई सारी इंडस्ट्रीज की बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से भी ये तेजी हम देखने को मिल रही है. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्टर रोटेशन कनेक्शन इज देयर विद द बुल मार्केट पर्सन. ओके, अब सर मैं आता हूँ इस पे आईटी वाले पे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने देखा कि जो दिग्गज के रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे. TCS हो, HCL टेक्नोलॉजीज हो, विप्रो हो, रिजल्ट कोई खास नहीं थे. लेकिन मैनेजमेंट का बड़ा भरोसा था और डील विंस या ग्रोथ को लेकर के, अपने टारगेट्स को, आइडियाज को लेकर के वो लोग कॉन्फिडेंट थे और मार्केट ने उसको रिवार्ड किया और
बहुत बढ़िया उसमें तेज़ी भी बनी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत शानदार रिजल्ट पेश की हूँ। फिर एक इन्फोसिस आता है जिसके रिजल्ट उतने ख़राब नहीं, वो भी इन लाइन ही कह सकते हैं आप, लेकिन गाइडेंस बहुत ड्रास्टिकली कट कर दी, उसके बाद सबका मूड खराब हो जाता है। तो दीपक सर, ये आईटी सेक्टर में क्या हुआ, बिल्कुल मुझे एकदम बेसिक से बताइए कि ये क्या था, क्या ये? देखिए, आई थिंक सॉफ्टवेयर सेक्टर की जो ट्रेंड्स है वो काफी नाजुक है। दे हैव बीन अंडर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स जो चल रहे हैं यूएस में और यूरोप में, और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी स्पेंड्स भी के ऊपर असर आ रहा है। और मेरी राय में आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई आफ्टर टीसीएस रिजल्ट ऑल द आईटी स्टॉक्स वर डूइंग वेरी वेल। आई वाज एक्सपेक्टिंग करेक्शन इन आईटी स्टॉक्स, बट लॉट ऑफ आईटी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट 52 वीक हाई और न्यू हाईज एज वेल। और जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया, दैट्स काइंड ऑफ आई ओपनर कि थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली फाइन इन द आईटी सेक्टर एंड वन शुड बी अ बिट कॉशियस। देखिए, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक बढ़िया है आईटी का, नो डाउट अबाउट दैट। टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग इंक्रीजेस आर सेक्युलर इन नेचर, और एआई और चैट जीपीटी और एआई जनरेटिव की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग अप फॉर देम, और टेक स्पेंड इज नाउ वेरी सेंट्रल टू एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर एंड एवरी एंटरप्राइज एंड द गवर्नमेंट एज वेल। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ डिले इन डील विंस, बिकॉज ऑफ डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डील्स व्हिच हैव बीन वन इन द पास्ट, एंड ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स, और माइंड डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट जो रहते हैं वहां पर मार्जिन सबसे बढ़िया रहती है, बिकॉज क्लाइंट कम्स, दे वांट द वर्क टू बी डन इमीडिएटली ऑन डिमांड एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू पे अ प्राइस ऑल्दो द प्रोजेक्ट्स आर स्मॉलर। So इनकी वजह से I think we are seeing at least maybe this particular financial year may be a stressed year for the Indian software sectors, और मेरी ख्याल से इस लेवल पर तो मैं जरूर से खरीदना नहीं चाहूंगा, और थोड़े थोड़े I think investors can look at kind of reshuffling their portfolios। और जैसे हमने बात की सेक्टर रोटेशन की, this is one sector you can rotate out of। there are many other performing sectors जैसे बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो एंसिलरी है, real estate. I think all of them are showing very strong fundamental trends, and they may be outperformers or maybe provide a better return than software at this point of time. तो अभी दीपक सर कह रहे हैं कि वो अवॉइड करेंगे आईटी सेक्टर को लेने से। अनुराग जी, आपके आने से पहले मैं पंकज जी, ये पहली क्या थी? पहले आईटी सेक्टर बहुत ज़बरदस्त चला, फिर गिरा। मैं एक शो करता हूँ फायदेमंद फंड, उसमें म्यूचुअल फंड का कोई फंड मैनेजर होता है, किसी एक फंड पे उससे हम लोग बातचीत करते हैं, क्रॉस प्रमोशन भी है शो का मेरे। कोई फंड मैनेजर मुझे ऐसा नहीं मिला था जो ये कहे कि हाँ मैं कूद के आईटी ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ये कहते हैं हाँ अभी 2-3 क्वार्टर देखूंगा, अभी 2-3 क्वार्टर और देखूंगा। रिजल्ट आने के बाद कोई बोले किसी ने तो खरीदा होगा ना, तभी इतने ज़्यादा चले आईटी स्टॉक्स। तो ये क्या पहली क्या है ये पंकज जी, क्या है ये आईटी सेक्टर में? नीरज, इसमें अनुराग जी एक मिनट रुकिए। अनुराग जी पहले पंकज जी से, आपके पास तो यूएस वाला भी जोड़ूंगा मैं। पंकज जी पहले आप बताइए क्या थी ये आईटी की पहली इंडिया में? देखो नीरज जी, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ एक पहेली है और इस पहेली को हम रोज ही पूछते हैं। बट लाइक व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स, या जिस तरह से हम लोगों से संपर्क में बातें कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग फंड्स के भी सीनियर आदमी हैं, इवन आईटी सेक्टर के सीनियर आदमी हैं। एक तो मेरे को लग रहा है कि आईटी सेक्टर इटसेल्फ हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स इन द सेंस, एक जो लार्ज कैप जो 5-6 दिग्गज टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं, और उसके बाद जो नीचे के 15-20 गुड मिड कैप टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं। मैं स्मॉल कैप मिड कैप में, स्मॉल कैप आईटी में अभी नहीं जा रहा हूं। ये 2 हाफ में डिवाइड हो गए हैं, और जो अच्छे मिड कैप आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वो हम देख भी रहे हैं, ऑलमोस्ट काफी रिच वैल्यूएशन पे इस टाइम काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट रिफ्यूजिंग टू करेक्ट। और उसका एक कारण है, आई थिंक दे हैव बीन केटरिंग टू नीश एरियाज, दे हैव बीन केटरिंग टू नीश कंपनीज, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे वो काम कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन टॉकिंग वेरी वेल अबाउट देयर आउटलुक। और उनके अगर हम रिजल्ट्स भी देखें तो काफी अच्छे इंकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर हम जो लार्ज कैप दिग्गज जो 5-6 काउंटर्स हैं, इन्फोसिस हुए, टीसीएल हुए, एचसीएल हुए, आई थिंक इनमें देखें तो इनमें कोई बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिज्म नहीं है आई थिंक। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, दे डेफिनेटली कैन नॉट बी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन 2023। वन कैन इजीली वेट फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स टू मेक इन्वेस्टमेंट।
बहुत अच्छी दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज है जहां पर पैसा आपको ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल या ज्यादा रंग लाएगा पैसा। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में अगर हम देखें कि ठीक है, इन्फोसिस ने शायद अपना गाइडेंस ओपन कर दिए, बाकी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, टीसीएस की करें या विप्रो की करें, तो दे जस्ट डोंट गिव गाइडेंस। और इन्फोसिस ने इस तरह की गाइडेंस डाउनग्रेड क्यों किया है, आई थिंक इट्स बेस्ट नोन टू इन्फोसिस। तो मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप अभी भी अवॉइडेबल है, ठीक है, दे कुड बी गुड ट्रेडिंग बेट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, जिस दिन बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, थोड़े बहुत 2-4% बम्प अप के लिए कर सकते हैं। और जहां तक एआई की बात है, चैट जीपीटी की बात है, आई वाज टॉकिंग टू अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मेरा भी ये मानना है कि ये जो एआई है या चैट जीपीटी है, दिस में डिस्टर्ब मोर large cap IT companies on the negative side rather than mid cap and small cap companies। तो मेरे को all in all मेरे को लगता है कि जो आज इन्फोसिस में करेक्शन हुई है, इट वॉज वेटिंग टू हैपन, ठीक है, इतनी फेरोशियस करेक्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछले एक महीने में राइज किए थे इन्फोसिस टीसीएस, आई थिंक वो भी एक अनएक्सपेक्टेड था। तो ये फ्रॉथ कम होना ही था। एंड मेरा ये मानना है कि 2023 में लार्ज कैप आईटी इज अवॉइडेबल सेक्टर, ठीक है, इट कुड बी अ गुड ट्रेडेबल सेक्टर, बट इट्स अवॉइडेबल सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, और अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरे सेक्टर में मिल पाएंगी। लेकिन किसी ने तो खरीदा है। अनुराग जी, आपकी बारी है। एक तो मुझे ये इंडियन आईटी सेक्टर में ये क्या हुआ, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, प्लस आपके यहाँ भी जिस चीज में एआई का नाम लग गया वो तो चले ही चले, बाकी में भी कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं। नैस्डैक 39% है ईयर टू डेट हाई। तो ये मतलब हम लोग, मैंने बता रहा, मैंने जिससे बात की कोई मुझे आईटी में बुलिश नहीं दिखा, पर फिर बाई कौन कर रहा है, क्यों चल रहे हैं आईटी, ये क्या कहानी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। सो नीरज देखिए, और आई थिंक यही हुआ इन 7 स्टॉक्स के साथ में, कि जहां ये इनकी अर्निंग्स अगर आप देखें, अगर इवन एप्पल वगैरह अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे, उनकी अर्निंग्स भी वर्सेस लास्ट ईयर कम होने जा रही है, विच इज अबाउट 5 to 7%, दे विल बी लेसर देन लास्ट ईयर, बट स्टॉक ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका है। इन अ सिनेरियो जब एक टाइम पे 0% रेट था, तब वो उस पीक पर नहीं था जिस पर आज है, जबकि 5% इंटरेस्ट रेट है, और कम होने की गुंजाइश भी नहीं है ज्यादा। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ ओवर हाइप ऑन एआई पीस, एंड दीज आर प्रॉफिटेबल कंपनीज। नीरज, ये वो नहीं है 2000 वाला समय नहीं है जब लॉस मेकिंग कंपनीज पे लोग पैसे लगा रहे थे। दीज कंपनीज मेक मनी, और एक अजम्पशन नीरज ये है कि बिकॉज इन टेक्नोलॉजी बिग गेट्स बिगर, बिकॉज इन सब प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैश फ्लो चाहिए जो इन्हीं कंपनीज के पास है। तो द बेट इज दैट अनलाइक लास्ट ईयर जैसा 2000 में हुआ लास्ट टाइम बुल रन में, कि दे विल नॉट बी अ न्यू डिसरप्टर कमिंग अप जिसका मार्केट को अंदाजा नहीं है और वो बड़ा बन जाता है। इस समय जो नया एआई का जो लेवरेज सबसे ज्यादा कर पाएंगे वो यही कंपनीज कर पाएंगी, बिकॉज नई कंपनीज आ नहीं पाएगी, उनके पास में कैश फ्लो नहीं है उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज द बेट दैट द मार्केट इज टेकिंग। सेंसिबल व्यू यही है नीरज के it will take time. Every hype which comes in, it will take time, but in a decade it is bound to change the conversation. Valuations अभी थोड़ा सा रन अप कर गए हैं ahead of fundamentals, I would definitely say that. इस पर एक छोटा सा नीरज, एक कंपैरेटिव वैल्यूएशन की आपने बात की, अगर इसमें छोटा सा अगर आप कंपेयर करें ना, तो एप्पल का वैल्यूएशन इज मोर देन द एंटायर इंडियन मार्केट कैप, राइट? और ऐसे में देर आर इवन अदर कंपैरिजंस, पीपल से अबाउट इट इज इवन माइक्रोसॉफ्ट इज बिगर देन इटली एट 2.5 ट्रिलियन, अल्फाबेट इज बिगर देन एंटायर मेक्सिको, राइट? सो टेस्ला इज बिगर देन ताइवान, राइट? सो ये कंपैरिजन तमाम मार्केट्स कोट कर रहा है। इसी पर एक और छोटा नीरज, कई बार ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हैं तो एक हमें भी एक नजरिया मिलता है। And then I'll come to Indian IT stocks. I have 2 important points to make there. But if you look at France market cap, it is about $1.8 trillion. Germany is just about $1.3, $1.4 trillion. And UK is about $2.6 trillion. अब ये 3 इकोनॉमीज हैं जो हमसे इस समय theoretical basis पे आगे हैं। बट इंडियन मार्केट कैप इज $3.3 ट्रिलियन। सो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ मल्टीपल्स की फ्रॉथीनेस है, इट्स अ प्रॉमिस, वी माइट लिव अप टू इट, बट आई थिंक हम भी थोड़ा आगे चले गए इस वैल्यूएशन गेम में इवेंचुअली, बिकॉज वी हैव टू कम बैक टू कि हमारी इकोनॉमी किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। और यही कंपैरिजन नीरज, जब मैं इंडियन आईटी कंपनीज पे अगर आऊं, तो इफ यू लुक एट इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल, इसने पिछले 5 साल में अबाउट 100% का ग्रोथ दे दिया है, which is the stock price has doubled in the last 5 years. But अगर इसकी आप earnings growth देखें तो about 60-65% ग्रो की है पिछले 5 साल में।
नाउ दिस इज द रूम वेयर मल्टीपल्स हैव कॉट अप. आप जिसको कहते हैं ना कि स्टॉक्स हैव टू रियली ग्रो अप इनटू द मल्टीपल्स, वो होना जरूरी है. और इन्फोसिस ने बिल्कुल सही गाइडेंस दी. देखिए 70% डिपेंडेंस जो है इन सभी आईटी कंपनीज की वो रहती है टेलीकॉम पे, बैंकिंग पे और कंज्यूमर कंपनीज पे. बैंकिंग में स्लो डाउन है. ऑल द बैंकिंग रिजल्ट्स अभी यूएस में आए हैं. हर बैंक के रिजल्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर डाउन है. उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है. रीजनल बैंक्स भी कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अबाउट 2% के आसपास पहुंच गई है. ऐसे सिनेरियो में उनको पैसे बचाने हैं तो वो पैसे कहां से निकालेंगे? यहीं से निकालेंगे. टेलीकॉम कंपनीज को देख लीजिए, तमाम स्ट्रगल कर रही है. एटी&टी इज एन ऑल टाइम लो. वो लोग भी पैसे कहां पर सेव करेंगे? यहीं पर करेंगे. ऑल द एंटायर मीडिया इकोसिस्टम ऑफ नेटफ्लिक्स एंड द एंटायर स्ट्रीमिंग कंपनीज, दे आर ट्राइंग टू सेव मनी. they will all save money out here only. So I think Infosys की गाइडेंस बिल्कुल एप्ट है Genuine है। और उसमें रिस्क बना हुआ है. एट द सेम टाइम मुझे एक चीज वरी करती है, आई फॉरगॉट व्हिच एक्सपर्ट सेड दिस, कि टेक्नोलॉजी में ना रहें कहीं और रहें. भाई एक ही सेक्टर है जो थोड़ा रीजनेबल मल्टीपल्स पर है, तो मैं इसमें घबरा जाता हूँ कि और कहाँ पे जगह है इंडियन मार्केट में बढ़ने की. देन वी आर ऑलरेडी पुशिंग द लिमिट्स टू वेरी हाई लेवल्स, राइट. और अब देखिए पॉइंट वहीं पर आता है कि अगर अर्निंग्स उस रेट पे नहीं बढ़ रही हैं तो सिर्फ फंड फ्लो के नाम पे मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा दीजिए, उससे तो लॉन्ग टर्म रिसेशन ही, आई मीन अर्निंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में मॉडरेशन ही आएगा, नीरज. सो दैट आई डोंट थिंक. ये बात एक सही आपकी हो सकती है कि अर्निंग्स जो है उसको मैच करना ही पड़ेगा, जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो फ्रॉथीनेस दिखने लगती है. लेकिन अरुण जी, क्या इमर्जिंग मार्केट जो है, इंडिया जैसा मार्केट, उसमें हमेशा एक पोटेंशियल गेन का प्रीमियम लगा रखा है कि जैसे मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में आए या आप बैंक सेक्टर में गए या जहाँ पे गए, आपको लगता है कि ये स्टोरी 10 साल चलेगी, तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स की प्रीमियम देने लगते हैं. हाँ जी. और वो ओवर द पीरियड होता भी है. मतलब आप बताइए कि कौन से स्टॉक यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक सस्ते हैं? कोई नहीं ना, सारे महंगे महंगे चलते रहते हैं. तो क्या ये एक टिपिकल मार्केट का बिहेवियर है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कि अभी जैसे टाटा एलेक्सी है 65 के मल्टीपल पे है, परसिस्टेंट सिस्टम 78 के मल्टीपल, 80 के मल्टीपल पे है, लेकिन वो नीचे भी नहीं आ रहा ना. लोग एक साल से इंतजार कर रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम गिरेगा तो मैं लूंगा, वो गिरेगा ही नहीं. ये क्या है? देखिए, इंडिया जैसी मार्केट में क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं. एक तो ग्रोथ, हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हमें रहती हैं, हमेशा रहती हैं. आप कभी भी जाएंगे आईटी में, कोई ना कोई मिड साइज की कंपनी की 15, 20, 25%. जब कोई यूएस कंपनी में, आई फॉरगेट अबाउट दी एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे 2%, 5%, 7%, यहाँ पे 20% ग्रो करने की. दूसरा, एक स्कैरसिटी प्रीमियम जैसी एक चीज है जो इंडियन कुछ कंपनीज को लगता है. वो क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसरप्टिव कर रही हैं, कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में वैसी आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी. तो जब सब फंड फ्लो उस स्टॉक्स में जाता है तो उनके पी मल्टीपल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होती है. सो पीपल कीप बाइंग दैट, और वहां से आप देखेंगे सारे फंड का सब कंसंट्रेशन एक कुछ स्टॉक्स में होगा जिसका पी फैक्टर आपका एक्सपैंड होते होते 30, 40, 50 हो जाएगा. वेदर राइट, जस्टिफाइड, आई थिंक मार्केट्स से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए. मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, आई ऑलवेज से दैट. सो अगर मार्केट 40 टाइम जस्टिफाई कर रही है और आज नहीं 1, 2, 3, 4 साल से है, तो वही मार्केट की परसेप्शन है. अनलेस दे कम एंड डिसअपॉइंट, वो नॉर्मली होता नहीं है. तो इंडियन मार्केट जैसी कंपनी, आप बताइए वर्ल्ड में इस वक्त कहां पर और ग्रोथ है? जितनी इंडिया में है वहां पर कंपनियां नहीं ग्रो कर पाती जितनी, जिस रेट से हमारा इंडिया पूरा जीडीपी ग्रो कर रहा है, वहां पे 7-8% पे तो कंपनियां ग्रो नहीं कर पाती हैं. फ्रांस में, आप यूरोप में चले जाइए तो वहां पे 7-8% ग्रोथ कहां मिलता है आपको? यहाँ पे पूरा कंट्री 7-8%. तो बहुत सारी कंपनीज अगर आप इन्फ्लेशन लगाएंगे तो 15-20% पे ग्रो करती हुई मिल जाएंगी, जिसके तरफ, और इन्वेस्टर्स लव ग्रोथ, तो उसको ओवर पे जरूर करते रहते हैं. देखिए, अच्छी चीज महंगी मिलती है, ये इंडियन मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड है कि नेस्ले खरीदने के लिए आपको बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा. अगर आप ये सोचें कि नेस्ले आपको सस्ते मिले तो नहीं मिलेगा. वो 23,000 रुपए का चल रहा है, वो हमेशा 50p 60p पे ऊपर ही रहा चलेगा है, उससे। ऊपर ही चला है. आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा उसमें, पी एक्सपेंशन शायद ना मिले. तो इसलिए लोग स्मॉल मिड कैप की तरफ मिलते हैं जहां हाई ग्रोथ हो और पी एक्सपेंशन मिल सके. बट इस मल्टीनेशनल या अच्छी कंपनीज में जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, उसमें आपको सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ मिल पाता है और उनका पी डी रेट नहीं होता है. तो शायद इसीलिए आईटी में लोग आगे और 5, 6, 8 साल की ग्रोथ देख रहे हैं,
पैसे हैं तो हम, आप ही लोग कहते हैं ना कि लंबे समय के लिए देखो, मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को टाइम दो, तो हम लोग टाइम दे रहे हैं 5 साल 8 साल के लिए, देखेंगे बाद में क्या होगा। इस बायंसी का, इस होप का, इस ऑप्टिमिज्म का एक और बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, एक नया प्लेयर मार्केट में आने वाला है छोटे से ब्रेक के बाद। बेफिक्र है बाजार, और ये हमारी अब तक की चर्चा से साबित हो गया है। कहीं कोई बड़े कंसर्न ऐसे दिख नहीं रहे, और बेफिक्री का आलम यह है कि किसी का रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर भी आए ना, तब भी लोग उसमें पोजीशन छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको होप है, उम्मीद है, भारत की ग्रोथ पे उनको भरोसा है। इसका एक और उदाहरण हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो फाइनेंशियल बिजनेस वाली आर्म थी उसको डिमर्ज किया गया, तो उसमें से एक नई कंपनी बनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ समय बाद वो मार्केट में लिस्ट होगी, तो जिनके पास पहले से आरआईएल था उनको उसके बदले में 1 शेयर मिला। जिस दिन इसके डिमर्जिंग का हो रहा था, प्राइस डिस्कवरी होनी थी, कंपनी ने सुबह सुबह एक प्रेस रिलीज भेजी और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से इसका प्राइस 133 रुपये के आसपास बनता है। लेकिन प्राइस डिस्कवरी 260 रुपये से ऊपर की हुई, 261 रुपये 85 पैसे टू बी प्रिसाइज। ये है होप, क्योंकि उनको लगता है लोगों को कि एक बहुत बड़ी कंपनी आने वाली है, लिस्टिंग होगी, फाइनेंशियल में, फिनटेक में बहुत बड़े गेम चेंज होंगे। तो आप लिस्टिंग से पहले ही प्राइस डिस्कवरी में आप देख रहे हैं किस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी इसकी लिस्टिंग में समय है जब होगा। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, राय लूँ लोगों की, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका ऑनरशिप रिलायंस की है और ये उन्हीं की एक कंपनी, तो कोई भी आप बाई सेल की यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है। जितने भी नाम हमने स्टॉक के लिए या मेरे किसी पैनलिस्ट ने लिए हैं वो सब एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं। आप कोई भी एक्शन लें तो आप अपनी एक इंडिपेंडेंट राय किसी और से जरूर लें। तो ये जो एक नया खिलाड़ी मार्केट में आ रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, लोगों की मोहब्बत देखिए, प्राइस डिस्कवरी में ही डबल हो रहा है। क्या लग रहा है आपको सर? अरुण जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। हम अगर बात कर रहे हैं इंडिया 7, 7.5, 8% ग्रो करेगा, तो एक सेक्टर ऐसा होता है जो पूरी इकोनॉमी को मिरर करता है, वो होता है फाइनेंशियल सेक्टर। आप कोई भी सेक्टर लीजिए, वहां पर फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। आप नया प्लांट लगा रहे हैं, आपको फाइनेंसिंग की, रिटेल फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, कार के लिए, सबके लिए रिटेल चलेगा। और इसमें एक बड़ा प्लेयर आ रहा है और रिलायंस हैज ऑलवेज गॉन फॉर स्केल। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्लेयर जो स्केल के साथ एक बड़ा सा एक डोमिनेंट मार्केट शेयर लेने की कोशिश करेगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी कंपनीज हम देखते हैं, एनबीएफसीज देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस देखते हैं, एसएफबी बैंक्स हैं जिनके निम्स 5% से लेके 10% है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेयर इंटर कर रहा है जिसकी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है, तो इनकी जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, वो काफी लोअर रहेगी बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। तो उनकी एबिलिटी, और अगर वो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी लोअर रहेगी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी लोअर रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो फाइनल कंज्यूमर है उसको लोअर लेवल पे फंडिंग, फाइनेंसिंग मिल पाएगी। उससे क्या होगा, इनका मार्केट शेयर एकदम रैपिडली इंक्रीज करता जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ा सिंपल बिजनेस होता है, सिर्फ आपको जो आप किसी को पैसा दे रहे हो आपको कलेक्ट करना है। सो आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उसमें बिठाना है। और क्योंकि इस कंपनी के पास बैलेंस शीट है, स्केल है और टेक्नोलॉजी है, मेरा ये मानना है कि इनकी एंट्री इस स्पेस में काफी डिसरप्टिव रहेगी और फॉर देम ये इजीली अपने मार्केट शेयर आगे बढ़ाते जाएंगे। और इनके पास डेटा भी है, और डेटा भी है, बिकॉज आपके पास जियो से आपके पास रिटेल के डेडिकेटेड क्लाइंट है, आपके पास जियो के डेडिकेटेड क्लाइंट है, तो मतलब 50-60 करोड़ का बहुत ही कैप्टिव डेटा है इनके पास। कैप्टिव डेटा है। और इस बिजनेस में बहुत ही सिंपल है, अगर आप ये रखें कि सिर्फ जो आपको पैसा देना है आपको कलेक्ट करना है, बस। तो आपको रिस्क का ध्यान रखना है। और अगर आप किसी को 16% मिल रहा है और कोई सामने 14% पे देने आ गया, तो हर इन्वेस्टर, हर कंज्यूमर को ये पता है कि 14 वाला फंडिंग लो, इसमें और कुछ सोचना नहीं, और कोई ब्रांडिंग होती नहीं है, तो पैसा लेना है, पैसे का कोई कलर नहीं होता, कोई ब्रांड नहीं होती है, जो सस्ता देगा हम उससे लेंगे, पैसा देना, पैसा और टेक्नोलॉजी से स्केल बहुत जल्दी बिल्ड हो सकता है। और हमने देखा है ऑलरेडी एक एनबीएफसी व्हिच हैज ग्रोन। यस, सो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिसरप्शन एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। जी पंकज जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
बहुत सारे निवेशक इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और हम लोग जब जियो को देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म को, तो एक मैच्योर मार्केट में वो आए थे और उसके बाद उन्होंने डिसरप्शन किया और लार्जेस्ट प्लेयर सामने खड़े हैं आपके। क्या जियो फाइनेंशियल में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा नीरज जी, और काफी एक्साइटिंग टाइम्स हैं। सितंबर अक्टूबर में उम्मीद कर रहे हैं कि ये नया शेयर लिस्ट हो जाएगा। और जो इस कंपनी के बारे में अभी तक हम जो डाटा में पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट विल बी बिग डिस्टर्बर। जो अभी जो इसमें 3-4 बड़े दिग्गज लोग एनबीएफसीज में हैं, आई थिंक दे आर टारगेटिंग दैट रिटेल स्पेस, दे आर टारगेटिंग दैट एसएमई एमएसएमई। और वो जो बैंक्स लोनिंग कर रहे हैं, आई थिंक वो इसका रिलायंस जियो का बिल्कुल इनिशियली टारगेट नहीं है। दे डोंट वांट टू कम्पीट विद द एरिया वेयर बैंक लेंडिंग इज देयर। और जिस तरह का डाटा बैंक अभी हम बात कर रहे थे, ऑलरेडी इनके पास है, चाहे वो टेलीकॉम का डाटा बैंक हो, रिलायंस डिजिटल का डाटा बैंक हो, रिलायंस रिटेल का डाटा बैंक हो, आई थिंक बहुत बड़ा डाटा बैंक है, बहुत बड़ा डाटा बेस है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है जो एकदम वो टैप कर सकते हैं। कैपिटल की कोई कमी नहीं है। जिस तरह की फंड रेजिंग जिस तरह से इनको ट्रेजरी के शेयर्स मिले हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग आर्टिकल कि उस ट्रेजरी के शेयर से ही ये काफी कुछ पैसा बहुत अट्रैक्टिव टर्म से मार्केट से रेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। और उसके ऊपर जो एक मैनेजमेंट पे, जो एक रिलायंस ब्रांड पे एक लोगों का फेथ रहता है, आई थिंक दैट विल बी लीवरेज। और उसी की वजह से हमने देखा जो 1x एक वैल्यूएशन की जो कंपनी बात कर रही थी, मार्केट ने उसको फर्स्ट डे ही थम्स अप वैल्यूएशन 2x वैल्यूएशन दिया। सो आई थिंक काफी एक्साइटिंग टाइम्स है, इस स्पेस में काफी डिस्टर्बेंस आने वाली है। बट फिर भी ऑन अ पॉजिटिव नोट मेरे को लगता है कि काफी बड़ी स्पेस है ये एनबीएफसीज एज अ स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस है। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस स्पेस को और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। एंड देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं कि अगर रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आ गया तो जो ऑलरेडी 2-3 बहुत बड़े दिग्गज काउंटर्स हैं कि उनको बहुत सीरियस इफेक्ट होने वाला है और उनकी वैल्यूएशन काफी नीचे वाली है। ठीक है, एक टेम्पररी डेंट हो सकता मिले, बट आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी। और खास तौर से जो एट एंड ऑफ द डे जो ये 4-5 बड़े दिग्गज प्लेयर मिलेंगे, जिसके अंदर रिलायंस जियो डेफिनेटली टॉप मोस्ट होगा आने वाले वक्त में। मोस्ट ऑफ देम विल कंटिन्यू टू डू वेल, ये हमारा मानना है। हम ये नहीं कह रहे कि एक एनबीएफसी से स्विच करके इसमें आ जाइए, बट आई थिंक रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस एज सच काफी पॉजिटिव नोट पे हम इसकी वेट कर रहे हैं। आई थिंक कंपनी एज सच शुड डू वेल। ओके, दीपन से मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी अबाउट दिस साउंड टेक। तो मैं इससे पहले कि दोबारा ना जाए आवाज में क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं जियो फाइनेंशियल्स के बारे में पूछ रहा था। क्या भारत की इतनी बड़ी पाई है? लोग कहते हैं कि अभी हम लोग सिर्फ 30 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं फाइनेंशियल के संदर्भ में, और जियो फाइनेंस आ रहा है एक बड़ी लीगेसी के साथ। डिसरप्टिव होगा ये, या सबके लिए उतना ही बड़ा बाजार होगा? देखिए, आई थिंक इनिशियल पीरियड में डेफिनेटली इट विल कॉज सम डिस्ट्रप्शन इन द मार्केट प्लेस। और जो बड़ी कंपनी है, वेदर इट्स बजाज फाइनेंस और सम ऑफ द लार्जर रिटेल फोकस बैंक्स रहेगी, या फिर अन्य एनबीएफसीज रहेगी, इवन पेटीएम, दे विल सर्टेनली फील कंपैरेटिव इंटेंसिटी ऑफ जियो फाइनेंस। क्योंकि जो नई कंपनी आती है, दे वांट टू क्रिएट द स्पेस इन द मार्केट दैट दे कैन ओनली डू बाय गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। और जिस हिसाब से रिलायंस की जो स्ट्रेटजी देती है, जो विजन लेती है, they always want to go very aggressively when they're entering a new business. So I would expect कि थोड़ी बहुत definitely impact आ सकती है existing, but gradually I think everybody has got a role to play और सबके लिए space adequate है. But at least for 1 or 2 quarters we should be prepared for increased stress and competitive intensity in the industry as a whole. पर सबसे जो important बात है जियो फाइनेंस की, they have not yet tested their collection capability. और जब तक एक पूरा स्ट्रेस का सिचुएशन नहीं आता है, हाउ जियो परफॉर्मिंग इन दैट स्ट्रेसफुल टाइम व्हेन द एनपीएस आर शूटिंग अप फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, दैट विल बी द की डिफाइनिंग पैरामीटर फॉर वैल्यूइंग जियो फाइनेंस। क्योंकि अन्य जो कंपनियां देखेंगे, जैसे आपने अदर जैसे कि एल&टी फाइनेंस है या फिर महिंद्रा फाइनेंस है, आई थिंक दे वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम व्हेन देयर वाज स्ट्रेस इन द एनबीएफसी सेक्टर. Only now that they have improved their performance, so I'm just looking to watch how Jio Finance will do when they're actually pressing the. जी, अनुराग जी, आपको तो भारत में सबसे पसंदीदा सेक्टर बैंक और फाइनेंस ही है, और इसी सेगमेंट में एक नई कंपनी आ रही है। आपका असेसमेंट क्या है? सो नीरज, देखिए,
एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तो आई थिंक वो डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में काफी, राइट, एंड वो उनकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए. एज एन एनबीएफसी दे कैन बी ए गेम चेंजर अगर वो आई थिंक जैन साहब ने ये बात कही भी थी, अगर वो एसएमई सेक्टर को लेंड करते हैं. इंडिया में पूरा ड्रॉट जो है लेंडिंग का वो वही है कि लेंडिंग साइकिल ही शुरू नहीं होता है एसएमई सेक्टर में. अगर वो वहां टारगेट करते हैं नीरज तो फिर देन इट कैन बी ए गेम चेंजर. बट अदरवाइज इफ दे डोंट टारगेट देयर and they target the regular retail, then they will only वो फिर जो करंट मार्केट शेयर है उसी में से शेयर गार्नर करेंगे, राइट. जैसे टेलीकॉम में अगर वो आए तो कोई लोग तो उतने ही हैं, लोगों के पास ज्यादा फोन तो नहीं आ गए, जस्ट उन्होंने मार्केट शेयर ग्रैब किया. और बट हाँ, कंज्यूमर के लिए ये अच्छा है, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर नहीं होगा अनलेस वो एसएमई सेगमेंट को टारगेट करते हैं और वहां पर लेंडिंग मार्केट क्रिएट करते हैं. Otherwise it will be a zero sum game and it will just be a fight for market share. उनका ये प्लान है कि वो एसएमई में भी करेंगे, वो एसेट मैनेजमेंट भी करेंगे, वो इंश्योरेंस भी करेंगे, वो ब्रोकिंग भी करेंगे, वो रिटेल लोन भी करेंगे. मतलब प्रॉपर बैंक अगर आप ना माने, उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं होगा उनके पास, बाकी वो सब कुछ करेंगे. एसएमई उनके रडार पे है, फोकस है उनका. नहीं है वो नीरज, पर शुरू सब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इंडियन बैंकिंग में आपने देखा कि कॉर्पोरेट लेंडिंग, एसएमई लेंडिंग फाइनली पीछे रह जाता है. एवरीबडी इज चेजिंग द कंज्यूमर. तो वो इंडियन बैंकिंग का और एनबीएफसी का भी फ्लेवर रहा है. पिछले 10-15 साल में वो रिपीटेडली रीइंफोर्स हुआ है वो ट्रेंड. इनफैक्ट कॉर्पोरेट लेंडिंग इज ऑल टाइम लो नीरज. इट इज 12% ऑफ जीडीपी नाउ, 13% ऑफ जीडीपी. इट इज वेरी लो कंपेयर टू द पीक वी सॉ इन 2008. तो वो देखना पड़ेगा नीरज कि कैसे होता है कि वो इसको जीरो सम गेम बना के मार्केट शेयर लेते हैं दूसरे फाइनेंशियल प्लेयर से. इन दैट केस बाकी एनबीएफसीज के वैल्यूएशंस को कम होना होगा. और या फिर अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन का रुख लेते हैं तो फिर देन उससे तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे और करंट फाइनेंशियल प्लेयर्स को भी फायदा होगा. तो इट विल हैव टू बी सीन कि उनका फोकस कहां पर जाता है नीरज. इट्स वेरी ओपन एज ऑफ नाउ, आई वुड से. ओके अरुण जी, एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा. क्योंकि ये हम लोगों जब शुरुआत में जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो बहुत डिस्कस किया था, तो बहुत सारी जगहों पे एसएमई में, माइक्रो फाइनेंस में जो ग्रोथ है, जो पोटेंशियल है मार्केट वो बहुत बड़ा है. और चूंकि इनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक्सेस है, लास्ट माइल एकदम गांव तक जियो है, तो इनके लिए ओपन है और इनका इंटेंट भी है इसमें. हाँ जी. कोई दिक्कत आएगी इनको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. माइक्रो फाइनेंस या टियर 3 सिटी या बिल्कुल लोअर एंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है. वहां पर कंज्यूमर रेडी है, जिसको और कोई फंड कर ही रहा है ऑलरेडी, कोई फंडिंग प्रोवाइड कर ही रहा है. जैसे ये जाएंगे और उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग, जैसे मैंने कहा, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट, जो दूसरे से कम होगी, इनको इजीली मार्केट शेयर ग्रैब हो जाएगा और नया मार्केट भी क्रिएट होगा. और नई मार्केट भी क्रिएट होगा. और कलेक्शन में क्या होता है, वहां पर माइक्रो फाइनेंस में एक्चुअली वहां पर डिफॉल्ट कम होते हैं. वो कोई पॉलिटिकली ड्रिवन हो तब एक अलग बात है, बट वहां पे क्योंकि ग्रुप लेंडिंग होती है, सो ग्रुप लेंडिंग में इंसेंटिव किसी का डिफॉल्ट करने का बिल्कुल नहीं होता है. तो वहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया होती है और डिफॉल्ट रेट्स कम होते हैं. तो वहां पर इनका रीच एकदम काफी फास्ट हो जाएगा. तो ये इनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी मार्केट बनेगा. तो ये जियो फाइनेंशियल की कहानी है. मैंने कहा चूंकि इस हफ्ते हुआ है तो आपको जानना जरूरी है. कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से या मेरे किसी पैनलिस्ट को नहीं है. आपको अगर ये इसमें आगे जाते हो जो भी एक्शन लेना उसके लिए आप अपना एक इंडिपेंडेंट राय जरूर लीजिएगा. तो ये आज के 3 इश्यूज थे जिन पे हमने विस्तार से चर्चा की कि आईटी सेक्टर, ये अभी पहले बनी हुआ आईटी सेक्टर, आपने खरीदा कि नहीं बताओ? नहीं खरीदा. मतलब कौन खरीद रहा था, क्यों खरीद रहा था? एक कंपनी कह रही अच्छा है, कंपनी कह रही बुरा, और खेल हो गया. आपने लिया कि नहीं? हाँ है ना? नहीं लिया. हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट आई थिंक हमेशा स्टॉक सेलेक्टिव रहता है और लार्ज कंपनीज के लिए थोड़ा ग्रोथ चैलेंज है यूएस में, ये मानना पड़ेगा सबको. लार्ज कंपनीज यानी बड़ी कंपनियों के लिए चैलेंजिंग टाइम यहाँ पे होगा. आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी वो कैसे क्या सोच के बनाए इस हफ्ते को देखते हुए. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी. आप सबको सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. एंजॉय करिए वीकेंड में, हेल्दी रहिए और मजे करिए. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.